छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और सवाल हमें सुशील जी तो अब सवाल नहीं है, राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 21,800 आ रहा है। चलिए सर, अब वैसे भी शरद सर भी बोल ही रहे थे 21,700। प्रदीप भाई भी थोड़ा टोन उनकी भी नेगेटिव ही है अभी निफ्टी को लेकर। तो अब देखते हैं सर, अब आजकल तो मुरादें जल्दी पूरी हो रही हैं थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, खासतौर से सेलर साइड वालों की। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक सवाल मिला है अरहान जी का। ये शरद सर पूछ रहे हैं आईजीएल इन्होंने 165 का बाय किया हुआ है सर, इसमें क्या सजेशन रहेगा? जी विवेक जी, तो देखिए अब 165 की बाइंग है। अभी 156 के पास फ्रेश शॉट्स आ गए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ये अपने नवंबर 24 के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी इसी जोन में है। नवंबर 24, जून 22 ये जोन के आसपास सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर ये जोन अभी जिस जोन में ब्रीच कर रहा है तो गिरावट 133 रुपए तक गिरावट आ सकती है, लेकिन आप बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं, होल्ड कीजिएगा। और मुझे लगता है एक पुल बैक अभी ओवर सोल्ड नहीं है, अभी भी इसमें काफी गिरने की गुंजाइश है। 130 रुपए तक, जैसे मैंने आपको बोला, 133 130 तक आपको गिरता हुआ दिख सकता है। अब चूंकि आप इसमें ऑलरेडी हैं तो बने रहिएगा। अगर आपको 133 के आसपास मिले तो आप एक बार एवरेज कीजिएगा, फिर आप 114 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई पुल बैक आएगा तो आप 167 170 की जोन में आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है प्रदीप भाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 4,000 शेयर लिए हुए हैं अभिषेक सिंगला जी ने 70 रुपए के। एक साल का टारगेट ये देख रहे हैं। ये पूछ रहे हैं क्या ये रिकवर हो जाएगा 70 रुपए या उसके आगे? देखिए अभी तो सर चार्ट खराब ही है, और जिस तरीके का सिचुएशन है लग रहा है एक बार 54 55 पहला आएगा। अब ओके। 53 के आसपास का एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम ना आप 51 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 51 ब्रेक हुआ तो खराब होगा, 51 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 55 54 के आसपास आता है तो आप आपके रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप एवरेज भी करके जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम में 70 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके का सिचुएशन खराब है, अभी 60 के रुपीस चल रहा है, 55 56 इजीली आपको मिलेंगे। उस केस में आपको एक बार एवरेज करने का सलाह रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं ब्लेसिंग बिग के नाम से, ब्लेस्ड बिग के नाम से, ये बोल रहे हैं भारत कुकिंग कोल की टू इंडियाज कोल गैसिफिकेशन पुश। बिल्कुल ऑफ कोर्स सर, आप सही बात कह रहे हो, और उस वजह से हमने देखा भी था कि कोल बेस्ड कंपनियों में थोड़ा सा एक पुश मिला था। लेकिन अब इस समय तो पिटाई, मतलब ये हो रहा है कि अच्छे बच्चे भी पिट रहे हैं क्लास के, और बुरे बच्चे तो पिट ही रहे हैं। तो दोनों की पिटाई चल रही है इस समय। शरद सर, ये अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है भारत कुकिंग कोल चार्ट पर? एक मिनट। बीसीसीएल के नाम से आता है सर। जी जी, एक एक सेकंड विवेक जी, थोड़ा सा मुझे। सर मैं एक काम करता हूं, ये वाला सवाल मैं प्रदीप भाई से ले लेता हूं। आप जरा वारी का देखिए सर, वारी का जो आपने पुट का सेटअप दिया था वो जरा बता जी दीजिएगा। जी शरद सर मैं उस पर आऊंगा, लेकिन बीसीसीएल पर पहले ले लेता हूं। प्रदीप भाई जरा जी बीसीसीएल बताना, इसके क्या लेवल्स हैं, की लेवल? ओके। देखिए मुझे लगता है कि ये ऐसा बच्चा है स्कूल में जो ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। मतलब ऑलरेडी देखेंगे हम आईपीओ में ही जितना अच्छा लिस्टिंग गेन हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक यहाँ पे करेक्शंस होना बाकी था, तो करेक्शंस के लिए भी नीचे आया है। सो इनफैक्ट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कोल इंडिया को ही। कोल इंडिया मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो फिलहाल भारत कोकिंग कोल तो अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। जिस दिन ये फिर से 37 38 को क्रॉस करेगा तो मेरा रडार पे आएगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे एक बार रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर इसी फील्ड में रहना है तो कोल इंडिया मुझे अच्छा लगता है। कोल इंडिया थोड़ा बहुत अगर आपका व्यू 2 से 3 क्वार्टर भी है तो आप कोल इंडिया लेके जा सकते हैं। 454 के रेंज पे चल रहा है, 435 से 440 का जोन बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट बाइंग जोन हो सकता है। 415 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगेन आपको 480 एंड 525 प्लस अबव टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो कोल इंडिया में यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। प्रदीप भाई बोले, प्रदीप भाई क्या टारगेट बताया आपने? 400
480 और उसके बाद 520 525 प्लस ओके, आपको आते हुए दिखाई देंगे। मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखना पड़ेगा। 6 से 9 महीने का टारगेट है। 2 एक हफ्ता व्यू है तो फिर एक बार इग्नोर कीजिए, अभी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कोल इंडिया रिलेटिवली ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू भारत कोकिंग कोल। ठीक है, वैसे तो दोनों ही एक तरह से एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक फादर फिगर है और एक सन फिगर है। कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी है और भारत कोकिंग कोल उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। वारी का पुट का टारगेट पूछ रहे हैं विनय कुमार जी। शरद सर, जिनके पास इस समय पुट है उनकी तो बल्ले बल्ले आज हो गई है। अब वारी जी एनर्जी पर सर पुट में क्या टारगेट रखें? बिल्कुल। तो देखिए, मैंने 139 का टारगेट दिया था इसका पुट का, और 123 के आसपास का भाव ऑलरेडी इसका चल रहा है। तो बिल्कुल आप समझिए डिसेंट आप सेटअप में आप ऑलरेडी हैं। तो 139 आ जाए तो आप 139 पे इसको आराम से अपना एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 139 का ब्रेकआउट वीक जी आ गया तो 165 तक भी ये जा सकता है। तो मैं बाजार के एक बार शॉर्ट को प्ले करना चाहूंगा। देखता हूँ कि 139 के पास कैसे होगा। एक बार आप लोग भी देखिएगा, या तो 139 पे एग्जिट करिएगा, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो 165 के टारगेट से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा तो बन रहा है सर, आपको मुबारक। और चलिए, अच्छी बात है, कोई तो हैं जो कि किसी भी तरह से कोई भी स्ट्रेटेजी अपना के पैसे में आ गए हैं। ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है सर KPEL। शिवम जी का सवाल है, इस पर बता दीजिए क्या करें। 405 की पाएंगे प्रदीप भाई? क्या नाम है सर? KP एनर्जी। अच्छा, केपी एनर्जी। ओके हाँ जी। ओके। केपी एनर्जी अभी 268 के रेंज पे चल रहा है और अभी भी लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही इसमें है, बहुत टाइम से ही चल रहा है। 191 190 सर, इससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर किसी के पास है, देखिए वो वाला बात हो गया कि आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप ऐसे हो कि आपका ऑलरेडी 50% 60% माइनस है, तो फिर मुश्किल है थोड़ा बहुत एग्जिट करना आपके लिए भी। लेकिन करेंट जोन से भी मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार तो 215 220 तक मिनिमम आना ही है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार किसी को अगर बाय करने का व्यू है तो एक बार वेट कीजिए, अभी नहीं। अभी भी डाउनफॉल इसमें कंटिन्यू रहेगा। जिस दिन ये ऑलमोस्ट 295 290 को क्रॉस करके एक बार क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ दर्शक ना मुझसे वीकेंड में कमेंट में सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये जो NBFC कंपनियां हैं इनके लिए नेगेटिव ट्रिगर क्या है, ये क्यों गिर रही है। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अपने 52 वीक लो पर चल रहा है। देखो, हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो कि जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, यानी कि जब बहुत नीचे आ जाता है, तो सबसे पहला फ़ायदा जो मिलता है वो NBFCs को मिलता है, बैंक्स को बाद में मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि NBFCs तो बैंक से उधार ले लेती हैं और वो सस्ते रेट पर ले लेती हैं, लेकिन बैंक जिन लोगों से उधार लेते हैं, यानी कि आपके और हमारे टर्म डिपॉजिट, जिनको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट बड़ी टाइम की नेचर के होते हैं। तो कोई 1 साल के लिए कराता है, कोई 3 साल के लिए कराता है। अब मान लीजिए 7 या 8% के इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने डिपॉजिट हमने करा दिया। अब बैंक को तो 7 और 8% देने की लाइबिलिटी बन गई। अब जब वो डिपॉजिट अपनी पूरी मियाद पूरी कर लेगा, उसके बाद एक्सपायर होगा, फिर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो नया बैंक ऑफर करेगा। मान लीजिए 5.5-6% जो भी इंटरेस्ट रेट आ गया, तो बैंक को वो जो 1% जो एक्स्ट्रा देना पड़ा आपको उस सिनारियो में, वो उसको नुकसान होता है। तो बैंक को उतना फ़ायदा नहीं होता, इंटरेस्ट रेट लो अचानक से तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। लेकिन फ़ायदा किसको मिलता है? NBFCs को। NBFC सीधा पहुंच जाती है कि जी 6% इंटरेस्ट रेट आ गया, आप हमें अब लोन दो 6% पर। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा NBFCs उठाती हैं। अब तो अभी तक तो ये सारा फ़ायदा NBFCs उठाती आई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब साइकिल रिवर्स होने की बात हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्रूड बढ़ गया, इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें क्रूड से लिंक्ड हैं, वो सारी महंगी हो गई, जिस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अब इंटरेस्ट रेट की जो डाउन साइकिल थी, वो फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि भाई वो ख़त्म हो गई है इंडिया में। और उसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने की बात है तो NBFCs पे सबसे पहला हिट लगेगा। तो NBFC पे हिट लग रहा है, तो इसीलिए बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस और ये सारे जितने भी NBFC के शेयर हैं सबसे पहले पिट रहे हैं। बैंकिंग सेकंड नंबर पे क्यों पिट रहे हैं? बैंकिंग को अभी तो बेचारे अपनी पुरानी वाली एडजस्टमेंट में आए थे, अब वो फिर नई एडजस्टमेंट में लगेंगे। तो अभी बैंकिंग को उतना नुकसान नहीं लगेगा जितना कि NBFC को लगेगा, लेकिन हाँ,
बैंकिंग को भी एडजस्टमेंट जो है, जो एक उम्मीद मार्केट करके बैठा था कि लो इंटरेस्ट रेट का अब फायदा दिखना शुरू होगा इनके मार्जिन्स पे, वो शायद अब फिर नहीं दिख पाएगा, तो इसकी वजह से बैंक पिट रहे हैं। तो ये दोनों की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल लेते हुए चलते हैं। बैंकिंग पे ही सवाल है, यूको बैंक पर। शरद सर, यूको बैंक बता दीजिए क्या करना है। जी, सो विवेक जी, एक कंसोलिडेशन रहा है स्टॉक के अंदर। करीब 13 मार्च के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन रहा। फिर 24.8 का सप्लाई जोन आया, वहां से स्टॉक गिर गया, 23.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो मैक्सिमम सप्लाई जोन 25.75 के पास था, उसका टारगेट है 23। तो 23 तक तो बिल्कुल इमिनेंट है गिरावट। अब चूंकि आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो मुझे लगता है जो गिरावट आई है आज इसके अंदर 24 के नीचे, ये इसको 21 रुपए तक लेकर के जाएगी। और बिल्कुल 21 रुपए का टारगेट मुझे नीचे की तरफ दिखता है। कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए 25 रुपए के ऊपर, तब आपको लॉन्ग लेना है। फिर तभी एक पुल बैक आपको 26 रुपए 27 रुपए की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी तो ये 21 रुपए की तरफ जा रहा है। अच्छा प्रदीप भाई, अंशुल जी जरा घूमने गए हुए हैं आपके और हमारे मित्र हैं, JSW इंफ्रा, उनके कहने पे बहुत सारे दर्शकों ने लिया भी हुआ है। अब हनी पटेल जी पूछ रहे हैं, सर JSW इंफ्रा पर क्या करना चाहिए। जी, देखिए 241 का आसपास का अभी प्राइस चल रहा है और ऑलरेडी 260, रिसेंटली 262 260 के आसपास का एक ब्रेकडाउन भी आया है। लेकिन सपोर्ट है 225 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी है, आपको बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए। आज दिन भी अच्छा नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। सो मुझे लगता है कि 225 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को। 225 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो फिर से आपको स्टॉक ऐसे ही थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नरेंद्र सिंह जी, ये पूछ रहे हैं लेमन ट्री पर व्यू चाहिए सर, इसमें क्या व्यू रहेगा शरद सर। जी विवेक जी, एक मिनट। जी, तो देखिए वन साइडेड गिरावट है। करीब 134 पर सबसे बड़ी सप्लाई आई थी, दैट वाज इन फरवरी। और इसके बाद लगातार देखिए 134, 125, 110, ये सारे जोन्स पर लगातार शॉर्ट्स आ रहे हैं। फ्रेश शॉर्ट्स 110 के जोन में आए हैं। ये गिरावट कहां तक जाएगी? तो जब तक 110 के ऊपर आप वापस नहीं जाओगे, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी सर। शॉर्ट कवरिंग आई तो कहां तक जाएगा? अगर 110 के ऊपर निकल जाए तो आपको 130 तक के टारगेट पुल बैक में मिलेंगे। लेकिन अभी जो गिरावट है वो 90 रुपए की तरफ इसको लेकर के जा रही है, स्लोली ग्रेजुअली 90 रुपीज के पास जाएगी। अब 90 रुपीज क्या है? ये वो जोन है जहां पर आपको जून 2023 में एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था। ये ब्रेकआउट इस काउंटर को लेकर के गया था 180 रुपए की जोन तक। तो बहुत क्रिटिकल जोन है। 90 रुपीज आपको मिले तो एक बार, अगर आपका लंबा नजरिया है, 9 महीना, एक 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर दे सकते हैं, तो आप जरूर एक बार एवरेज करिएगा। ठीक है प्रदीप भाई, दो काउंटर देखना आप, दो, एक तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक ये देखना शुगर काउंटर, कोई भी आपको समझ आ रहा हो। क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, जितना लंबा क्रूड 100-110 के ऊपर ट्रेड करेगा, उतना शुगर कंपनियों पर प्रेशर बढ़ाएगी सरकार। ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स फटाफट से पूरे कराओ, इथेनॉल पर फोकस करो। और इथेनॉल के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि जब क्रूड महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो इथेनॉल को भी महंगा कर देती हैं शुगर कंपनियां। तो ऐसे में मार्जिन इनके अच्छे बन जाते हैं। सर कोई शुगर काउंटर आ रहा है रडार पर आपके? नहीं विवेक जी, शुगर काउंटर तो अभी रडार पे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आज से 2 हफ्ता पहले बलरामपुर आया था और उसके 1 हफ्ता बाद मैंने याद करके प्रॉफिट बुक भी करा दिया ऑलरेडी बलरामपुर चीनी में। बाकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है शुगर काउंटर्स में, ये ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। आते तो है ब्रेकआउट लगा के अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो बाद में क्या हो जाता है, इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे 1 साल में ऐसा 2-4 बार होता है कि ये ऊपर आता है, लेकिन थोड़ा फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसीलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं हूं नहीं इंटर जितने भी काउंटर्स है। ओनली फॉर बलरामपुर चीनी को लेके मेरा लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन रिसेंट हमने कॉल भी दिया था, तो हमने प्रॉफिट बुक भी करा दिया। तो फिलहाल अभी कोई बाई कॉल तो यहाँ पे बनेगा नहीं। और जो स्टॉक आपने और एक बताया था हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, अभी 122 के रेंज के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसका मंथली चार्ट भी खराब है, वीकली चार्ट भी खराब ही है। एक सपोर्ट के आसपास है 118 117 के रेंज पे एक सपोर्ट है।
अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से आपको 100 के नीचे भी आते हुए दिखाई देंगे। फाइनली अगर किसी के पास रिसेंट आपने लिया है तो 117 के रेंज पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश बाय कॉल तो नहीं ढूंढना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी। क्रूड निकालने वाली कंपनी को भी फायदा नहीं है, क्रूड खरीदने वाली कंपनी को भी फायदा नहीं है, तो फायदा जा कहाँ रहा है प्रदीप भाई? ये सीधा सर गोल्ड भी नहीं चल रहा है, इक्विटी मार्केट भी नहीं चल रहा है। लोग लोग सर पता है मजाक में क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि लगता है मेरा ही पोर्टफोलियो इस पूरे युद्ध को फाइनेंस कर रहा है और हमारा भारतीय बाजार मिलकर फाइनेंस कर रहा है पूरा का पूरा इस युद्ध को। मतलब जितनी वेल्थ हमने इरोड कर ली है इस युद्ध में, उतना तो अभी तक उस युद्ध में खर्च नहीं हुआ होगा जितना हम लोगों ने गंवा दिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस समय मतलब ये चल रहा है सिनारियो, बड़ा अजीब सा। एक हमारे दर्शक हैं एसजी नेशनलिस्ट के नाम से हमारे साथ नए सब्सक्राइबर बने। पहले तो सर आपको बहुत बहुत आपका स्वागत, बधाई, आप हमारे साथ आए। और बैंक निफ्टी ये पूछ रहे हैं कि 2 महीने में क्या रिकवर हो जाएगी? शरद सर कुछ लग रहा है कि ठीक है जो भी कार्नेज है आधा हो चुका है, डैमेज हो चुका है, 70-80% डैमेज अगर हो गया है तो 20% डैमेज और होके फिर कहाँ पे बेस बना के क्या ये रिकवरी की तरफ भी चलेगा 2 महीने में? बिल्कुल, देखिए 2 महीने के पर्सपेक्टिव में देखिए तो मैं आपको एक बात कहता हूं, आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को देखिए जो है इंडिया विक्स। अगर आप उसको देखेंगे तो 4 मार्च के बाद से, फॉर दैट मैटर 24 फरवरी के बाद से 13 का प्राइस जो विक्स था वो इस वक्त 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 100% स्पाइक है इंडिया विक्स में, और ये कूल ऑफ होगा, एक समय के बाद ये कूल ऑफ होगा। जब ये कूल ऑफ होगा तब आपको बाजार में एक कंसोलिडेशन, आई विल नॉट से बुलिश मूव, बट एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट्स पर भी थोड़ा सा ज्यादा एक बार आप देखेंगे तो अब ये ओवरबॉट जोन में है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है एक ईजनिंग आएगी इस इंडिकेटर में, और जब कभी आएगी तब आपको एक बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अच्छे स्टॉक्स को भी देखें, विवेक जी से आप लोगों ने लास्ट जो क्रेडिट जो आरबीआई की जब मीट हुई थी उसको आपने समझा होगा, तो लिक्विडिटी कंसर्न इंडियन बाजार में नहीं थे बैंकिंग के अंदर। रेपो एंड जो ओएमओ ऑपरेशंस थे बिल्कुल क्लीन थे, बाजार पूरे कंट्रोल में था, गवर्नर साहब ने बोला भी था। तो डिटेल्ड डिस्कशन विवेक जी ने करवाया होगा। आप ये मान के चलिए जब एक बार जब अनसर्टेनिटी बाजार की खत्म होगी तब दोबारा आपको बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और बहुत जल्दी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का मैं आपको एक लेवल जरूर दे देता हूं, आप उसको अपने ध्यान में रखिए। अगर आपको वहां के आसपास सेटल होता दिखाई दे तो बहुत बढ़िया। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखिए तो जो 48,000 के आसपास, 48,500 के आसपास का जोन है वो बड़ा सपोर्ट जोन है। ये क्या जोन है? यहाँ से करीब 6% नीचे है। ये वो जोन है जहां जनवरी 25 में कंसोलिडेशन होकर के ब्रेकआउट आया था और आपको नया हाई 60,000 मिल गया था। तो देखिए 48,000 से 60,000 तो अच्छा खासा मूव आपको करीब 30% का मिल गया था। तो इस जोन के आसपास अगर आपको कहीं बाइंग मिले, बाइंग करके 4 क्वार्टर के लिए छोड़ दीजिएगा। तो बाइंग करके कुछ क्वार्टर्स के लिए छोड़ दीजिए सर, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। एक सवाल मिला है हमें ज्ञानेंद्र कुमार जी का, ये पूछे हैं एचजी इंफ्रा। प्रदीप भाई इस काउंटर पर आपकी राय? एसजी इंफ्रा, हाँ जी। ओके, शार्प फॉल इसमें आया है और ब्रेक डाउन ही है। जब तक ये 520 525 का जो जोन है इसको सस्टेन करके ऊपर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। और 380 से पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो फिलहाल अभी तो एक बार इग्नोर करने का सलाह रहेगा। और जिनके पास ऑलरेडी आप है वेट कीजिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। लेकिन जिस तरीके का मार्केट फॉल चल रहा है यहाँ पे एग्जिट करने का तो सलाह मैं नहीं दूंगा। एक भी थोड़ा बहुत मूव आने के लिए वेट कीजिए, कुछ भी यहाँ पे उछाल मिलता है उस उछाल में एक बार एग्जिट कीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव राज जी, ये पूछे हैं यस बैंक, यस बैंक पे कहाँ बाय करना है? वेरी नाइस, मतलब हिम्मत है अभी लोगों में, ये अच्छी चीज़ लग रही है। देखो ठीक है, बाजार जो हो गया हो गया। शरद सर हिम्मत कहाँ दिखानी है यस बैंक में? तो देखिए विवेक जी, अगर वैसे तो मैं इस पर्टिकुलर बैंक का बहुत फेवरेबल नहीं इन्वेस्टर या एनालिस्ट हूँ, इस फेवर में बहुत नहीं रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की गिरावट है इसमें काफी पहले से गिरावट आ रही थी। देखिए जो एक बात समझने की कोशिश करिए, जिन स्टॉक्स में एक नेगेटिव कोरिलेशन है विज़ावी इंडेक्स उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
जब स्टॉक देखिए, इसका हाई बना था आपको फरवरी 2024 में, इसके बाद से लगातार स्टॉक में लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। बाजार पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया, स्टॉक ने नहीं बनाया, तो वो थोड़ा सा काउंटर्स आपको ध्यान रखने चाहिए जहां पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। नाउ कम टू द एक्चुअल डिस्कशन। देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो एक्चुअल भाव है वो 16 रुपए के आसपास है। 16 रुपया से लेकर के और 14 रुपए 50 पैसे इस जोन में कहीं आपको मिल जाए, तभी आप इसको खरीदिएगा, पहली चीज। और या तो ये कहीं एक बार शॉर्ट कवरिंग रैली इसके अंदर आ जाए, या आपको अभी इमीडिएट जो सप्लाई जोन है वो 18.5 रुपए के आसपास है, उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं। उस स्थिति में आपका 20 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है, ठीक है शरद सर, जैसा आपने बताया कि सर 11:30 तक का आपके पास समय था, तो आप अभी थोड़ी सी F&O की तैयारी कर लीजिए, आधा घंटे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू शरद सर, आप हमारे साथ थोड़ा बिल्कुल जी, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, वेरी नाइस ट्रेडिंग अहेड, थैंक यू। थैंक यू। अभी हमारे साथ प्रदीप भाई जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर VLA अम्बाला मैडम जुड़ेंगी, तब प्रदीप भाई का समय हम उस समय प्रदीप भाई ने बोला हुआ है कि भाई उनको भी थोड़ा सा काम है। एक प्रदीप भाई शेयर है स्टार्लिंग एंड विल्सन, इस पर ये एक हमारे दर्शक हैं सोनम जी, ये पूछ रही हैं कि सर SW सोलर पर क्या व्यू है आपका? ओके, देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक जिस तरीके से खराब हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से जब तक ये अपना 225 to 30 का जोन जो है ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं होगा। सो फिलहाल के लिए अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी बाई पोजीशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास भी है, मेक श्योर आप 135 130 का जोन रिविजिट होगा पर्टिकुलर स्टॉक। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। एक टाइम में हमने कॉल दिया था, उसमें प्रॉफिट बुक कराया, लेकिन नीचे का जो लेवल है वो जैसे ही टूटा सबको एग्जिट करने के लिए भी बोल दिया था। लेकिन अभी तो सिचुएशंस बहुत खराब है, 20 50 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही लग रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एग्जिट करना बेटर रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी बहुत लॉस में हो तो अभी तो एग्जिट करने का सलाह नहीं रहेगा। एक बार वेट करके जाइए, कुछ भी उछाल मिलता है उछाल में एग्जिट कीजिए। मतलब ये आपका आज एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि एक्चुअली हमारा भी सेम व्यू है कि अगर आप ऑलरेडी 50% लॉस में हो ही तो यार क्या बेचोगे आप, मतलब अल्टीमेटली अब लॉस भी बुक कर नहीं पाओगे। सो बेटर होगा कि एक बार थोड़ा भी अगर स्टॉक में क्वालिटी है, कुछ भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव, अच्छा थोड़ा भी कुछ मैटर इसमें है टेक्निकल या तो फंडामेंटल, एक बार वेट कीजिए, थोड़ा बहुत रिकवरी में बेचना है। और आज दिन ही इतना खराब है, सुबह सुबह से मार्केट इतना नीचे है, सारे स्टॉक डाउन है, ऑल सेक्टर डाउन है, आज तो बेचने का सलाह नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है कि विवेक सर कहीं ना लोग बहुत डिप्रेस्ड है, और इससे पहले भी हमने देखा है मार्केट में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस। तो विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, बहुत सारे लोग ना अलग अलग डिसीजन ले लेते हैं यार कि मार्केट में नुकसान है हुआ, कभी स्टॉक मार्केट पे नहीं आएंगे। अरे जो लोगों को हम देखते हैं, मतलब जो लोग हमें देखते हैं, उनको लगता है कि अरे इन लोगों का तो काम है, ये लोग आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट एक पेशेंस का गेम है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं हो पाएंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए ऑलवेज पूरा साल भर हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है। आई डोंट नो कि कब लोग सीखेंगे, लेकिन डिसिप्लिन होना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट इतना खराब है, कुछ भी चार्ट ओपन करेंगे तो खराब ही मिलेगा आपको। तो इसमें बात करने के लिए कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ को बनाया रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कठिन परिस्थिति में, क्योंकि आपका मनस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। परिस्थिति परिस्थिति तो खराब है, तो अब मनस्थिति को थोड़ा बहुत सही रहिए और मार्केट में बने रहिए। ऐसा होता है कि मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट नीचे आता है, फिर से मार्केट घूम फिर के ऊपर आता है, 6 8 महीना 1 साल लगता है। एक तो एल वी शार्प रिकवरी होता है, एल शार्प रिकवरी होता है। इकोनॉमी में 2020 में हमने देखा था वी शार्प रिकवरी हुआ था। सो कहीं ना कहीं अभी ऑलरेडी बहुत टाइम से मार्केट खराब चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अगर टाइम देंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से आपको जान आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा प्रदीप भाई, एक चीज़ बताओ, पिछली बार जब कोविड में लो लगा था तो वो 23 मार्च का ही दिन था, 7583। आपसे बात करते करते मुझे मैं ज़रा लेवल देखने लग गया था निफ्टी के। आप भी ज़रा रीटेस्ट कर लो, मेरे चार्ट पर तो यही दिख रहा है 23 मार्च को 7583 का निफ्टी का लो लगा था। 23 मार्च 2020, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। ओके,
हाँ मार्च में ही है, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, वही 1-2 दिन आसपास होगा। है ना। 23 मार्च को ये लो दिखा रहा है। प्रदीप भाई आज भी 23 ही मार्च है। अब कुछ मतलब कुछ है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं देखो, मतलब ये देखो ऐसा होता है जब आप खाली बैठे हो, आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो इसी तरह की हरकतें होती हैं और मार्केट में आजकल ये सब चीज़ें घूम भी रही हैं। तो 23 मार्च 2020 और 23 मार्च 2026 क्या अंतर हो सकता है? आज हम मान लें कि वर्स्ट डे है मार्केट का, अब बस हो गया, क्योंकि देखो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। 24 घंटे हो चुके हैं। अब जब 24 घंटे पूरे होंगे, हम कल सुबह आ चुके होंगे, कल सुबह में आ जाएंगे। तो जो होना है वो आज की रात बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रात होगी स्टॉक मार्केट के लिए, डिसाइसिव रात होगी। क्या आप बोल लें वर्स्ट इज ओवर, जो होना था हो गया? ये हम अभी पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन डेटा तो सही है आपका। 23 मार्च ही मैं भी देख रहा हूँ कि 2020 का वो एक वर्स्ट सिचुएशंस था कहीं ना कहीं। वो उस दिन मुझे याद है, उस दिन स्टार्टिंग में ही निफ्टी लोअर सर्किट लगा दिया था, एचडीएफसी बैंक 10% नीचे थे। उसके बाद बैंक निफ्टी लोअर सर्किट में था। उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा भी हुआ था कि मार्केट 2 बार सर्किट लगने के बाद मार्केट बंद हो गया था 15-20 मिनट। उसके बाद फिर से सर्किट ओपन हुआ, फिर से मार्केट को ट्रेड हुआ। सो कहीं ना कहीं देखिए पैनिक अभी एकदम पीक पे है। विक्स को देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि विक्स भी लास्ट मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से अभी हाईएस्ट सिचुएशन में आया है, इतना वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ। और कहीं ना कहीं लेकिन निफ्टी में अभी भी मैं इसीलिए कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि निफ्टी में अभी भी वो पेंडिंग है एक गैप, जो कि एक बार आया था 21,800 के जोन पे। सो मुझे लगता है कि 22,500 चल रहा है, अभी भी 400-500 पॉइंट के आसपास नीचे मिल सकता है। तो हो सकता है कि कल भी गैप डाउन हो जाए, परसों, क्योंकि ऑलरेडी थर्सडे तो मार्केट बंद है। कल ऑलरेडी एक्सपायरी भी है। सो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा नहीं। सो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक पैनिक के टॉप लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, जहां से बेस फॉर्मेशंस नहीं, जहां पे थोड़ा बहुत एक रिकवरी, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव आता है। तो इसीलिए एक बार वेट करना मैं पसंद करूंगा। लेकिन डेटा एकदम सही है कि 2020 में कोविड के टाइम में भी हमने देखा था सेम दिन में पैनिक हुआ था। तो एक बार वेट करना पड़ेगा। मैं अभी ऐसा व्यू लेके चल रहा हूं कि आप और हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। एक लेवल टेक्निकली 21,800 आ रहा है, 21,900 के लेवल पे आ रहा है। लेकिन एक बार मार्केट को मूव होने दीजिए, मार्केट को थोड़ा बहुत घूमने दीजिए, तब जाके बात बनेगा। तो इसीलिए आज तो कोई भी स्टॉक्स पे सेल करने का सलाह नहीं दूंगा मैं, इसी वजह से। मतलब सेल मतलब पोर्टफोलियो में एग्जिट, अब लॉस हो रहा है, एग्जिट करने का सलाह नहीं दूंगा। बाकी सेल कॉल तो हमने दिया भी है बहुत सारे आज। जी। ठीक बात है। तो चलिए अब भगवान से दुआ यही करते हैं कि भाई 23 मार्च हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड देन 2020 वाली जो 23 मार्च थी, अब ये 2026 में भी वही आज दिन हो। और आज के बाद हम फिर क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी हमने, वो 7580 वाले 7583 वाले लेवल से उसके बाद हमने जो हाई बनते हुए देखा, ये इसने जाके सांस ली थी 2021 में, फरवरी 2021 में 15,431 के आसपास, और फिर इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर ये जाकर रुका 18,000 पर अक्टूबर 2021 में। मतलब कि अगले 1.5 साल में निफ्टी ने 7500 से 18,600 का लेवल टच किया था, यानी कि डबल हो गया था निफ्टी। अब यहाँ से अगर डबल क्या, आजकल तो लोग लेवल की बात कर रहे हैं कि मेरे लेवल में आ जाए शेयर और मेरे लेवल में आ जाए निफ्टी, मैं नमस्ते कर दूंगा। तो ये भी लेवल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्रदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। जी डिस्क्लेमर सर, जितने हाँ भी सर, स्टॉक्स को डिस्क्लेमर लेके जी मैंने बात जी। किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम। नो ए गारंटी परफॉर्मेंस टू द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी लाइन्स के सारे इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। प्रदीप भाई, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे साथ वीएलए अंबाला मैडम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। अंबाला मैम, अभी बात मैं कर रहा था प्रदीप जी से कि 23 मार्च 2020 वही दिन था जिस दिन निफ्टी ने अपना मतलब उस समय का लो बनाया था 7580, और आज वही 23 मार्च है, लेकिन साल बदल गया 2026।
इन्वेस्टर्स का पैसा खूब बर्न हो चुका है, अच्छे से पिटाई हो चुकी है। आपने जो लेवल्स बताए थे 21,000 की रेंज में, 21,000 आई थिंक 200 के आसपास के बताए थे, कितने बताए थे आपने, मुझे मैं याद नहीं है। वो तो 24,200 बजट का इम्पैक्ट था, और ये है वॉर 22,000। और अगर वॉर नहीं रुक रही है, विच इज आज का शाम देखते हैं कि किस तरह से आता है रिस्पांस, तो हाँ, फिर 22,000 आपने बताया था, मतलब मुझे माफ बैंक कीजिए। निफ्टी 52 और निफ्टी 22,000। निफ्टी 22,000, तो अब ज़्यादा दूर तो रह नहीं गए हैं, आपकी दोनों ही प्रेडिक्शन ठीक हो गई। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी का तो टारगेट अचीव, उस पर टारगेट अचीव लगा दें बैंक निफ्टी पर। अभी बाय करोगे आप मैडम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। ये अच्छा, मार्च तक की एक व्यू था कि मार्च में आपको ये आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन वॉर शुरू हुई थी, तो आप लोगों के साथ भी शो था, उसके अगले दिन भी संदीप जी के साथ जुड़े थे। मैं शॉर्ट में कंप्लीट करूंगी इसको। तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रेट सवाल पूछा था, मैडम टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा, ये वॉर कितने दिन चल सकती है। सबकी अपनी अपनी राय थी। मेरी राय ये थी कि कम से कम 3 मंथ एंड अप टू 5, सॉरी, कम से कम 3 वीक्स एंड अप टू 5 वीक से चलने वाली है। तो 3 वीक में तो क्लोज नहीं हुआ ये। शाम में भी नहीं लग रहा है कि कोई तो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेटम दोनों साइड से जो रिएक्शंस आए हैं वो सुटेबल नहीं है मार्केट के लिए, कूलिंग नहीं है। तो उसका असर एक्सटेंशन में जाएगा। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली पूछे कि बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, फिर मतलब कहाँ तक देख सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पर रुक सकता है, तो वो वाला भाव बहुत दूर है। लोग परेशान हो जाएंगे डर के सुन के। वो बहुत ही दूर है, मतलब इट इज क्लोज टू 49,000। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक होता है, देखिए आज सुबह भी ये वर्ड यूज किया था मित्तल जी, एक होता है अपेक्षा, एक होती है आकांक्षा। तो अपेक्षा ये है कि ना आए, लेकिन आकांक्षा ये है, पॉसिबिलिटीज ये है कि ये 49,000 भी आ रहा है, अगर आपकी वॉर नहीं रुक रही तो। चांसेस लग रहे हैं कि नहीं रुक रही है। चांसेस हैं कि नहीं रुक रही है। और मैडम, दिल की धड़कनें ना रुकें, बस इतना हमें रोकना है, क्योंकि अब मामला सर्वाइवल का आ गया है लोगों का, कि या तो लोग मतलब अपने पोर्टफोलियो में सदमे में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए 30 और 50% में प्रदीप भाई से भी यही बात कर रहा था कि 30 और 50% के लॉस को बुक करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस होता है वो 70% होता है। 70% के बाद तो फिर ख़त्म वाली कहानी शुरू हो जाएगी। फिर क्या ही सोचना, फिर जब कंपनियां उड़ेंगी तो आपका बैंक में भी पैसा क्या ही सेफ है, आपके घर में जो पैसा बचा है वो भी क्या सेफ है, आपका कारोबार क्या सेफ है, आपकी नौकरी क्या सेफ है। तो फिर तो जो होना है वो हो जाएगा। अब अच्छा मैम, कुछ सवाल जवाब लेता हूं मैं। डिक्सन और केन्स को एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? 9,000 के पास में, अगर आपको पहला एवरेज करना भी है 9,000 के पास में, इट्स अ रेंज 9,000 टू 10,400। और अगर आप 10,400 वाले बायर ऑलरेडी हो तो 9,000 आने दो, एक ही मौका मिलेगा मेरे ख्याल से, वहां पर ऐड कर सकते हैं। और 2023 की बातें भी जो चल रही थी ना, 23 मार्च 2020 की जो बातें चल रही थी, वो समय ऐसा था मित्तल जी, सेंटिमेंट्स का फर्क है। देखिए वो समय ऐसा था जहां पर सब एक दूसरे को बचाना चाहते थे। सेंटिमेंट्स का फर्क है। ये ऐसी चीज है जहां पर यहाँ पे लड़ाई है, यहाँ पर एक दूसरे से कोई हाथ नहीं मिला रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं। एंड उस समय क्रूड वगैरह जैसी कंडीशन नहीं थी, एनर्जी इंपैक्ट नहीं हुई थी। इस बार आपकी एनर्जी इंपैक्ट हुई है, एंड इट्स अ वॉर। मतलब वॉर को मैं और कोई सुंदर शब्द दे नहीं पाऊंगी, इट्स अ वॉर। तो बिल्कुल। कोविड में सेंटिमेंट्स लोगों के सपोर्टिव रहे थे अबाउट द इकोनॉमीज। हाँ ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो लोन मॉरिटोरियम्स मिल गए थे आप लोगों को, हमें सबको, मार्केट में गवर्नमेंट ने दे दिए थे कि 6 महीने आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। जस्ट थिंक विद दिस एंगल कि अगर ये इम्पैक्ट थोड़ा और प्रॉब्लम होता है, ये वॉर वाली कंडीशन, तो जो छोटे स्केल की कंपनीज हैं जिनके पास बैंक्स के बहुत सारे लोन्स भी रहते हैं, लोन्स का डिफॉल्ट होना शुरू, मतलब एक एक प्रॉब्लम गिनाएंगे तो ऐसा होगा कि वो चीजें, लेकिन आपको समझना है कि ये चीज बढ़नी नहीं चाहिए, ये वॉर मार्च से आगे नहीं जानी चाहिए। तो फिर जो बैंकिंग जो सेटअप है वो थोड़ा सा वीकनेस में आएगा, क्योंकि आपके लोन्स डिफॉल्ट होंगे। छोटी मोटी कंपनी जो एक्सपोर्ट में, जो भारत में रोजगार जनरेट करने में बहुत मदद करती है, वो भी इम्पैक्ट होगी। सो दिस इम्पैक्ट इज, आप पेंडेमिक जैसे पूरे वर्ल्ड में था, ये वॉर भी पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है, बस सेंटिमेंट्स का फर्क है। इसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, ये पूछ रहे हैं स्ट्राइड सार्कोलैब, जो स्ट्राइड शासन के नाम से आता है, एंड ग्रेन्यूल्स पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा मैम? फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? आप मुझे प्लीज उसको स्पेल कर दीजिए। ग्रेनुअल तो आई नो। स्ट्राइड सार्कोलैब मैम स्टार के नाम से आता है आई थिंक। अच्छा ओके। हाँ,
ओके ओके ओके। तो ग्रेनुअल्स, अच्छा पीजीएल पिछले बार किसी ने पूछा था, पुट होल्ड करना था उनका, पीजीएल का टारगेट आपका आ गया, देखो आज आपका पीजीएल का लो मेरे ख्याल से आज 481 का बना है। आपकी स्ट्राइक आपने बाय की थी 10 रुपए पर, उसका हाई जो है 17 वगैरह रुपए बन गया है। यू गॉट योर सेकंड टारगेट, बुक करना है तो कर लीजिए, जिसका भी वो सवाल था। हाँ, ग्रेनुअल्स वो पर इन्होंने शॉर्ट टर्म, हमारी दर्शक हैं गांधी अमिता मैम, उन्होंने पुट ली थी 10 रुपए पर, तो पीजीईएल का मैम टारगेट हिट हो गया। आप बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पुट ली उनको पैसे बने, और ये अच्छा है कि गिरे हुए बाजार में भी कोई पैसा कमा रहा है। जी मैम, अब बताएं ग्रेन्यूल्स और स्ट्राइक्स। ग्रेनुअल जी ग्रेनुअल में क्या बताया इन्होंने, मैं आई वुड लाइक टू आस्क फॉर दैट। मैम, ये ऐड करना चाहते हैं, किन लेवल्स पर करें? अभी नहीं, आप ग्रेनुअल को थोड़ा और समय दे दीजिए, अभी 570 पर चल रहा है। इट इज लाइकली, या तो फिर मेक एंड थोड़ा सा रुक जाइए, ऐड करना है तो सिग्निफिकेंट लेवल पर होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी बाय कर लिया। 200 दिन 50 दिन मूविंग एवरेज के अभी पास है, बट ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट इसको थोड़ा डेंट ला सकते हैं। सो अगर एवरेज करना है तो आप थोड़ा रुको, कम से कम 510 के पास, उससे पहले मेरी सलाह नहीं है एवरेज करने के लिए। तो एडिशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो 510 इज अ गुड नंबर फॉर मी। बाकी दूसरा सवाल आपने पूछा है स्टार को लेकर के, जी स्टार में आप पहले से हैं? नहीं मैम, ये ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐड करिए। 200 दिन के मूविंग एवरेज, बहुत लंबा कंसोलिडेशन वगैरह भी हुआ है, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 850 का मेंटेन करना चाहिए। अगर ब्रीच हो जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। इफ दिस स्टॉप लॉस गेट्स ब्रीच्ड, प्लीज लीव योर पोजीशन, क्योंकि इसके बाद की गिरावट हैंडल नहीं होगी। दूसरी बात ये, 903 पर आप एवरेज कर रहे हो। रही बात आपका टारगेट, तो आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन रखें कि 990 से लेकर के आपको लगभग 1150 के टारगेट आपको दिख जाएंगे, विद द कंडीशन कि 850 नहीं ब्रीच हो रहा है। रिपीटिंग अगेन, 850 टूट जाए तो छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वीकनेस बढ़ जाएगी अदरवाइज। एक हमारी दर्शक हैं सुहानी सोनी जी, ये पूछ रही हैं कि बेलराइज आईपीओ से ही इन्होंने लेके रखा हुआ है, इसमें क्या व्यू रहेगा मैम? बेलराइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जहां पर थी, तो मैंने बेलराइज में फुल एग्जिट के लिए सजेस्ट किया है, एंड Okay. विद द सेम कन्विक्शन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 1200 और 1220 पर बोला था, जो फेडरल बैंक आपको 210 205 पर बोला था। सो द सेम कन्विक्शन, सेम पैटर्न आई एम एबल टू सी इन बेलराइज। तो बेलराइज में आप अभी 182 पर है। इफ यू वांट टू टेक एन एग्जिट, दिस इज अ गुड टाइम, आप एग्जिट ले सकते हो, एंड इसको ऐसे नेग्लेक्ट करके छोड़ देने की जरूरत नहीं है। री एंट्रीज बनेंगे इसमें लगभग 140-50 के भाव पर, तो दोबारा एंट्री तब बनाइएगा, फिलहाल बुक के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जस्ट चिल के नाम से आईडी बनी हुई है, एनएमडीसी कब बाय करें? वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों में वो क्रेज है स्टॉक मार्केट का कि वो ये पूछ रहे हैं कि आज क्या बाय करें। ये भी एक हिम्मत है। मैम बताएं एनएमडीसी। एनएमडीसी अपने देखिए सपोर्ट को तोड़ चुका है टेक्निकली अगर आप बात करें तो, और याद रखो गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो चाहे कितना भी अच्छा सेक्टर क्यों ना हो, अगर उसने प्रॉफिट या स्टॉक क्यों ना हो, अगर वहां पर प्रॉफिट था तो वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा अगर आपका ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स वीकनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंपल। और वही व्यू यहाँ पर अभी कंटिन्यूड है। एनएमडीसी को आपको बाय करने के लिए प्राइस अलर्ट लगा के रखिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। प्राइस अलर्ट मेरी नजर में वो 68 का है, 75 पर अभी चल रहा है। ठीक है। डेविल कीवी के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, भाई नाम भी लिख दिया करो। इनका सवाल है अदानी पोर्ट, इन्होंने 1385 रुपये पर बाय किए हुए हैं मैम, और नेटवेब टेक इन्होंने 3300 के बाय किए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कब एवरेज करूं, इनके पास 60% पैसा बचा हुआ है, दैट मीन्स कि इन्होंने 40% पैसा ही लगाया। तो मतलब दिस इज द स्मार्टेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मतलब इतने डिसअपॉइंटेड मार्केट में अगर इस तरह के लोग निकल कर आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। मैम बताएं। 1000 से पहले बिल्कुल नहीं। ओके, अदानी आया पोर्ट तो ही करना, यस आया तो ही करना, अदर या तो ये 1000 पे आएगा, या फिर ये आपको 1500 1600 2000 ये भाव दिखाने वाला है। और इसमें ये 1000 आके भी वो भाव दिखाएगा, और ये इस तरह से आप रखिए। तो 1000 से पहले एवरेज की सलाह नहीं है, एंड पॉसिबिलिटीज कि 1000 आएगा बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कि ये 1000 आ जाएगा, इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सोचिएगा 1500 के आसपास आएगा तो रिव्यू कर लेंगे। वैसे भी आप उस समय प्रॉफिट में होगे सर, 1385 का लेकर बैठे हो। नेटवेब टेक और बता दीजिए। हाँ जी, ये 3300 रुपये का लिया हुआ है मैम, नेटवेब इन्होंने लिया हुआ है, यस 3300 का। ठीक है, लॉस बुक कर लीजिए, थोड़ा सा ही है।
छोटा लॉस बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्विंग ट्रेड का ही लॉस है आपका, ये जो भी आपने किया होगा एंट्री। क्योंकि ये अगर ध्यान से समझ लें 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जरूर है, बट यहाँ ये वो पैटर्न नहीं है जहां पर तुरंत मार्केट प्राइस रिवर्स होगा। नो, दिस इज नॉट समथिंग राइट नाउ द प्राइस इज सेइंग टू मी एटलीस्ट। तो फिलहाल के लिए 3100 पर है, 200 पॉइंट का लॉस है, ले लो। 8-7% का लॉस आप बुक कर रहे हैं। अदरवाइज यू बी रेडी कि आपको ये 2600 और 2700 मिल रहा है, तो या तो वहां पर ऐड करो अगर करना है। एंड इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, बेटर यू टेक एन एग्जिट, क्योंकि ये आ रहा है 2700-2800 के भाव पर। एक हमारे दर्शक हैं भक्ति भजन ऑफिशियल चैनल, बड़ा लंबा इन्होंने आईडी बनाया हुआ है, भाई नाम भी लिख दिया करें। पीएनसी इंफ्रा 237 रुपीज़ के लिए हुए हैं मैम, इन्होंने पूछ रहे हैं कि काफ़ी लॉस हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म इसको, लॉन्ग टर्म मतलब इनका 1 साल से लेकर है, क्या करें इसमें, किस तरह से स्ट्रैटेजी बन सकती है? 1 साल आप होल्ड कर सकते हैं। एंड सी, आप इसको 1 साल होल्ड कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट, इफ इट इज नॉट मोर देन 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बिकॉज स्टॉक की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी वाला स्टॉक नहीं है ये जिसमें कि आप 3% से ज्यादा, मेरी नजर में, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, कि आप 3% वेटेज तक इस पे रख सके। नाउ आई एम एज्यूमिंग कि या तो ये 3% होगा या उससे लेस आपके पोर्टफोलियो में होगा एज ऑफ नाउ। इफ दैट्स द केस, तो आप थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाइए। यू मे एड समथिंग क्लोज टू 160 आए तो ही, अगर नहीं आ रहा है तो एज इट इज रखिएगा। एंड पॉसिबली डाउन द लाइन 1 ईयर द टारगेट जो आपको दिख सकते हैं वो 225 समझे, 225 से लेकर के लगभग 250 के दिख जाएंगे आपको। तो लेकिन कमिटमेंट क्लियर रखिएगा, पोर्टफोलियो को देख लो कितना आपने इसमें पैसा लगा रखा है। अप टू 3% इन माई ओपिनियन इट शुडंट बी इन द पोर्टफोलियो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सक्तानी जी, इनका सवाल है, अमाला मैम एडलवाइस कहाँ तक गिरेगा? इनके पास 107 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या होल्ड करना सही रहेगा इस काउंटर को? 107 के भाव पर इनकी बाइंग है? नहीं, वैसा स्टॉक नहीं है जो आप होल्ड करके रख जाएं। छोटा लॉस काटने की आदत डालिए प्लीज। तो रही बात कि रिबाउंड होगा कि नहीं होगा, चांसेस कम है, क्योंकि ये अभी फिलहाल यहाँ से तो रिबाउंड नहीं हो रहा है। इट हैज टू टच अ जर्नी ऑफ 88-87, जो कि इसका 20 हफ्तों का मूविंग एवरेज है, वहां तक तो आ ही रहा है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। 107 की बाइंग है, 101 पर चल रहा है। और अगर मैं नेट लॉस की आपसे बात करूं कि आपका उस समय इंपैक्ट क्या होगा आपके स्टॉक में पोजीशन वाइज, तो यू विल बी लाइक 18 से 20% के मैक्सिमम लॉस पर आप होंगे। तो आप मैनेज कर सकते हैं क्या? इन माय ओपिनियन नो, बिकॉज आपने 107 पर बाय किया और 101 पर आपका सवाल आया। तो समझ में आता है इन सब चीजों से कि आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। सो ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एक सवाल मिला है हमें शक्ति पंप पे 536 की बाइंग है मैम, इसके लेवल बता दीजिए, क्या लेवल्स रखने हैं? शक्ति पंप मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर इसको रखा है। हाउएवर आई मे रिक्वायर सम ऑफ द फंड्स वेरी सून, तो हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो मुझे शिफ्ट करना है कहीं, मतलब दूसरी चीजों पे लग सकता है। तो ये मेरे ट्रेड एक्टिविटीज में हो सकता है, इसलिए मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं दूंगी, लेकिन ये मेरे पोर्टफोलियो में है एज ऑन डेट। ठीक है। देखिए डिक्सन टेक पर जिन्होंने सवाल पूछा उस पर हम बात कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है अदानी एंटरप्राइजेस पर, यहाँ पर कुछ बताएं मैम। 1923 का बाय है, ये तो अपने राइट इशू के भाव पर आ गया 1800 वाले, अभी क्या करें मैम? है मेरे पास थोड़ा सा इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ था लॉन्ग टर्म का, तो उसमें से एक स्टॉक है, ज्यादा नहीं है, 20 एक स्टॉक ही है, उसमें से एक ही है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, श्रवण जी का, ये पूछ रहे हैं प्राइम फोकस अच्छा लग रहा है क्या मैम? बाय किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है अलग लेवल की, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले आज ठीक रहेंगे मैम बाय करने के लिए? प्राइम फोकस लिया है इन्होंने। बिल्कुल अच्छा। नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए कि जहां पर अगर आप ट्रेड देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक अपना स्टॉप लॉस है, जहां पर भी आपके प्रीवियस डे की कैंडल का लो ब्रीच हुआ, दैट्स एन एग्जिट। अगर आप रिलीजियसली रिगरेसली अगर आप इस चीज को फॉलो करने में आपको डर नहीं लगता, तो अटेम्प्ट करिए। बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, कि जब भी आप ऐसे ब्रेकआउट या अप ट्रेंड के स्टॉक्स में रिलेटिव इस तरह आरएसआई जहां पर मजबूत दिख रही है और एक एक्सटेंशन ऑफ वेव का आपको दिख सकता है, एक्सटेंशन ऑफ अपसाइड प्राइस का दिख सकता है, तो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी इतनी ही सिंपल है।
कि जिस दिन आपने प्राइस लिया, पिछले दिन की अगर लो कैंडल वो उसके ऊपर का बना हुआ है, पिछले दिन का अगर लो कैंडल टूट रहा है, छोड़ दो, सिंपल। अब रही बात पी फोकस की, जो प्राइम फोकस की जो आप बात कर रहे हैं, अभी चल रहा है लगभग 277 पर। सिंपल फॉर्मूला यूज करिए कि आपको यहाँ पर 260 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, मेरा सेटअप रिवर्सल में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है।